अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग टॉपिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो मिमिक द इफेक्ट्स ऑफ द एसिटाइल कोलिन, मतलब जिसके इफेक्ट्स जो है एसिटाइल कोलिन जैसे होते हैं। ये तो या तो डायरेक्टली होंगे या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किस तरह होंगे कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास डायरेक्टली रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। कौन से रिसेप्टर को? मस्क्रानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली होंगे वो किस तरीके से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे? बाय इनहिबिटिंग द कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम को इसको इनहिबिट करेंगे एसिटाइल एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा? हमें तो एसिटाइल कोलिन चाहिए, एसिटाइल कोलिन जैसे एफेक्ट्स चाहिए। ये जो होती हैं इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं। इसको इनहिबिट करने से क्या होता है? जो एसिटाइल कोलिन है वो नहीं टूटता। बेसिकली ये क्या काम करता है? ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो है एसिटाइल कोलिन को टूटता है एसिटाइल और कोलिन में। जब ये एगोनिस्ट इनडायरेक्टली जो है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगी तो एसिटाइल कोलिन जो है ब्रेक डाउन नहीं होगी इसकी, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी अभी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्टली एक्टिंग है और नॉन डायरेक्टली एक्टिंग है। नॉन डायरेक्टली कह लें, इनडायरेक्टली कह लें, ठीक है। अब डायरेक्टली एक्टिंग में हमने बात करी थी ये किस तरह कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगा, उस हिसाब से हमारे पास वो ड्रग्स होंगी, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं मस्क्रानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की हम लोग एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है उसमें से देख लिएगा आपको कौन से किस तरीके कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मस्क्रानिक और निकोटिनिक, मस्क्रानिक और निकोटिनिक। मस्क्रानिक में हमारे पास फर्दर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, कॉलिन ईस्टर्स और अल्कोलॉइड में। ये किस बेसिस पे डिवीजन हो रही है? बेसिकली हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आपने देखा था, हमने इसको किस बेस पे डिवाइड करा है, या जो है एसिटाइल कोलिन की फॉर्म, वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन को या उसके इफेक्ट्स उसके जैसे इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग डायरेक्टली द रिसेप्टर्स विच आर डायरेक्टली एक्टिंग, और नॉन डायरेक्टली जो कि इसके इनहिबिटर को ACHEE इनहिबिटर को इनहिबिट करिए एसिटाइल कोलिन की जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बढ़ा रही है। इसलिए इस बेसिस में डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली को हमने डिवाइड करा। डायरेक्टली एक्टिंग को कौन से रिसेप्टर्स पे, ऑन विच रिसेप्टर्स इट इज डिवाइडेड इन मस्करानिक और निकोटिनिक। मस्करानिक को किस बेसिस पे हमने डिवाइड करा? स्ट्रक्चर में। इन कॉलिन ईस्टर्स और अल्कोलॉइड के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, इस वजह से हमने इसको इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉलिन ईस्टर्स एंड अल्कोलॉइड, ठीक है। अब नॉन डायरेक्टली की बात करें हम, इसमें हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाती हैं। शॉर्ट एक्टिंग जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, इसमें अल्कोहल आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स हम लोग बाद में जब इसको पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग को तो फिर बात करेंगे। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बामेट्स, ठीक है। नाम याद कर लें, फिर हम जब इसकी पूरी क्लासिफिकेशन देखेंगे मैकेनिज़्म वगैरह के साथ तो मैं आपको बता दूँगी। और लॉन्ग एक्टिंग नाम से वायरस जिनका ड्यूरेशन वाइज यहाँ पे चल रहा है कि जिनका जो ज़्यादा कम एक्टिंग है, मतलब कि जो कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसको हम शॉर्ट एक्टिंग कह रहे हैं। इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्टली एक्टिंग के ऊपर, ठीक है। को बताया डायरेक्टली एक्ट करी मस्करानिक और निकोटेनिक रिसेप्टर्स। निकोटेनिक के हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं, वो हम उसकी क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं मस्करानिक रिसेप्टर्स की, मस्करानिक रिसेप्टर्स में हम कॉलिन ईस्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले को बताते चलूँ एसिटाइल कोलिन के बारे में। एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास, हम इसको मस्करानिक और निकोटिनिक दोनों ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन फिर हम जो है इसको ज़्यादातर जो है मस्करानिक एक्टिविटी करेक्टराइज करते हैं, ज़्यादातर इफेक्ट्स के मस्करानिक होते हैं। इस वजह से हम पहले एसिटाइल कोलिन की बात कर लेते हैं। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो है
एक अमोनियम कंपाउंड है जो कि पेनिट्रेट नहीं कर सकता मेम्ब्रेन्स को। ऑल्सो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक सोमैटिक नर्व्स का और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया का। ठीक है, एक इसकी जो है थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा लैग करता है क्योंकि इसकी कोई थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस कुछ खास नहीं, क्योंकि इसके जो है अफेक्ट्स इसके एक्शंस बहुत सारे हैं और लोकल डिफ्यूज़ अफेक्ट्स है। इस वजह से इसको कुछ खास कैटेगराइज की कोई थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके कुछ एक्शंस हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले इसके कुछ एक्शंस में हम लोग देख लेते हैं। इसका ये एक्शन करता है हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। किस तरह करता है ये M2 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है और जो ऐसे नोड से हमारे पास AV नोड से जो इम्पल्सेस जा रही होती हैं उनको उसकी स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। मतलब कि ये जो है वेगल स्टिमुलेशन के इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे वेगल स्टिमुलेशन होती है हमारे पास उसी की तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। आपने बस ये याद रखना है कि हार्ट रेट्स को इंक्रीज़ करता है और कार्डिक आउटपुट पे इंक्रीज़ करता है, M2 रिसेप्टर्स पे जाके ये एक्ट करता है। ठीक है, सेकंड इसका हमारे पास आ जाता है इसका एक्शन, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। अब ये ब्लड प्रेशर को कैसे डिक्रीज़ करता है? ब्लड प्रेशर में ये हमारे पास M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है। M3 मस्करानिक है, उसका 3 नंबर मस्करानिक 3 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है और हमारे पास जो लेट सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, स्मूथ ब्लड वेसल्स हैं, इसके नीचे हमारे पास जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है इन पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके एक्ट करता है और यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास वेजो डायलेशन होती है। ठीक है, ये पहला हट देख लिया, हमने दूसरा देख लिया। इसका तीसरा एक्शन GIT पे है हमारे पास, ये मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है, स्लाइवेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन कराता है आई के मसल्स की, स्पिंक्टर पिपुलाई की। ठीक है, इसी वजह से जो है एसिटाइल कोलिन का 1% सॉल्यूशन जो है, लेट मी लिख देती हूँ, 1% सॉल्यूशन जो है हमारे पास मियोसिस MIOSIS मियोसिस करवाता है। मियोसिस क्या होता है? एक्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल। तो पीपल होता है इसका एक्सिव कंस्ट्रक्शन करता है। अब इसका क्या यूज़ है? ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक सर्जरीज वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें पीपल की कंस्ट्रक्शन करानी होती है, वहाँ पे 1% एसिटाइल कोलिन का सोल्यूशन यूज़ होता है, मियोसिस। ठीक है, एसिटाइल कोलिन हमें कौन कौन से इफेक्ट्स देख लिए, हमने देखा कि हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, BP डिक्रीज़ होता है, GI की मोटिलिटी इंक्रीज़ होता है, स्लाइवेशन इंक्रीज़ होता है, और ये हमारे पास 1% सॉल्यूशन मियोसिस एज ड्यूरिंग द ऑप्थेल्मिक सर्जरी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम कॉलिन ईस्टर्स की तरफ चलते हैं। कॉलिन ईस्टर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बेथानिकॉल की। बेथानिकॉल जो है हमारे पास स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है एसिटाइल कोलिन के। अब कहेंगे अगर ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो इन दोनों में एसिटाइल कोलिन और इसमें क्या फ़र्क है? हमने देखा था कि जो एसिटाइल कोलिन है, ये ACH एसिटाइल कोलिन है, ये हाइड्रोलाइज होता है बाय, टूटता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस से। ठीक है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस से। जबकि जो बेथानिकॉल है, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ये हाइड्रोलाइज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में आता है बाय डिफरेंट ईस्ट्रेसेस एंजाइम से। लेकिन एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेथानिकॉल के पास स्टेरिफिकेशन है ये बेथानिकॉल जो है स्टेरिफिकेशन है कार्बामेक एसिड की। क्या है ये? स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बामेक एसिड। इस वजह से जो है ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस से नहीं टूटता। इसके लिए डिफरेंट ईस्ट्रेसेस एंजाइम्स होते हैं जिसको तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, ये आपने याद है स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बामेक एसिड। इसके ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं बेथानिकॉल के, हमारे पास ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं GI पे होते हैं, ज़्यादातर मसल्स GIT मसल्स के ऊपर होते हैं।
जीआईटी पे होते हैं, इसलिए मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। हम इसके एक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेथानिकॉल जो है, इसके बाद निकोटिनिक इफेक्ट्स नहीं होता है, जाहिर सी बात है। मस्करानिक हमने क्लासिफिकेशन में लिखा है, इसके बाद हाई मस्करानिक एक्टिविटी होती है, हाई मस्करानिक इफेक्ट्स होते हैं इसके पास। ठीक है, तो इसके कुछ एक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। इसके एक्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो है जीआई की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जैसे कि हमने एसिटाइल कोलिन में भी देखा था, है ना। जीआई मोटिलिटी को बढ़ाता है और ये हमारे पास क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन को। अब ये स्टिमुलेट कैसे करता है यूरिनेशन को, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है। ये कैसे स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन को, हाउ, कैसे स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन को। डेट्रूजर मसल को स्टिमुलेट करता है ये, जो कि हमारे ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। डेट्रूजर मसल को स्टिमुलेट करता है और जो ट्राइगोन रीजन है ब्लैडर में और स्पिंक्टर हैं उनको रिलैक्स करता है। ठीक है, स्पिंक्टर इस तरीके से जब हमारे पास डेट्रूजर मसल ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, इसके डेट्रूजर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए और ये जो हमारे पास स्पिंक्टर हैं वो रिलैक्स हो गए, तो हमारे पास यूरिनेशन प्रमोट होगी। ठीक है, इसके एक्शंस तो हमने देख लिए। हमने इसका मोड ऑफ एक्टिवेशन भी मोड ऑफ एडमिशन भी देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कैसे कि डायरेक्टली एक्ट करता है मस्करानिक रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली मस्करानिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। और ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस पे। इसके क्या तो कौन से थेरापेटिक यूजेस हैं। बेसिकली हमने देखा था कि ये हमारे पास यूरिनेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसके थेरापेटिक यूजेस में हमारे पास ये जो है हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन में काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज यूरिनरी रिटेंशन। और हमारे पास वो कुछ सर्जरीज होती हैं हमारे पास, सर्जरी के बाद जिनमें हमारे पास एटॉनिक ब्लैडर हो जाता है, उनको भी ट्रीट काम करने के काम आता है। यूज टू एटॉनिक ब्लैडर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि थेरापेटिक यूजेस बताएं और एडवर्स इफेक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली क्या होता है एडवर्स इफेक्ट्स में, एडवर्स इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। हम क्यों कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी ड्रग कैन कॉज टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। किसी भी चीज़ की ज़्यादा, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हमारे पास टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, एडवर्स रिएक्शन करती है, एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग कॉजेज टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट्स। अब हाई डोजेज में अगर हम बेथानिकॉल को लेंगे तो क्या क्या हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास स्वेटिंग हो सकती है, स्लाइवेशन, एक्सेस स्वेटिंग, ये नहीं कि नॉर्मल स्वेटिंग और हम कहेंगे इसमें क्या फ़र्क है, स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग, स्लाइवेशन, यूरिनरी अर्जेंसी, जैसे कि हमने देखा यूरिनरी रिटेंशन के काम आता है, तो ये यूरिनरी अर्जेंसी कॉज करेगा, यूरिनरी और डायरिया वगैरह कर सकता है ये, फ्लशिंग करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह, एब्डोमिनल पेन करेगा। ठीक है, ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पास। अब हम बात करें इसके कि अगर इन चांस हमारे पास ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम क्या करें, इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसको, इन सारे कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे ड्रग एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, ये याद रखिएगा, एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट कह लें इसे। जैसे कि हम कोई जहर, कोई विनोम वगैरह होता है, सांप का जहर जिसे कहते हैं कि बंदे के मिर्चे, तो हम उसका एंटीडोट ढूंढते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इसके बेथानिकॉल के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसका एंटीडोट हमारे पास प्रेजेंट है, एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, अब इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं हम लोग। फार्माकोकाइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में फार्माकोकाइनेटिक्स के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन में हम बात करें कि हम ओरली ड्रग ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, पुअर लिपिड सॉलिडिटी, सॉरी पुअर
पुअर लिपिड सॉलिबिलिटी है इनके ड्रग्स की, तो ये जो है हमारे पास CNS में पेनिट्रेट नहीं करती हैं, ठीक है। और ये यूरिन के किडनी के जरिए पास आउट हो जाती है, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट्स हैं इसके, बस ये हमारे पास इसकी ड्यूरेशन है प्लाज्मा में 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बस फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको ये बताऊँगी किस तरह हम ले सकते हैं इसको, और इसकी सॉलिबिलिटी वगैरह क्या है, एकदम आपको पता होगा, मोर देन इनफ है। हम बेथेनिकॉल को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, फिर हम कार्बोकॉल की तरफ चलते हैं, जो कि कॉलिन ईस्टर्स की सेकंड एग्जाम्पल है। बेथेनिकॉल में हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर सिमिलर एसिटाइल कोलिन से एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोमिक एसिड है। ये हमारे पास बेथेनिकॉल जो है ईस्टर से हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिसके अफेक्ट्स जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, यूरिनेशन को इंक्रीज करता है, कैसे करता है, डेट्रोजम मसल स्टिमुलेट करता है, ट्राइगोस्पिट्रम मसल को रिलैक्स करता है, जो कि यूरिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस में यूरिनरी रिटेंशन में काम आता है, एटॉनिक ब्लैडर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमने देखे, एब्डोमिनल पेन, स्वेटिंग, स्लाइवेशन, यूरिनरी एमरजेंसी, डायरिया, फ्लशिंग वगैरह। और इसका एंटीडोट हमने देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, एट्रोपिन सल्फेट, ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बाकोल की।